गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी में। मान लेते हैं एक वायर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। पर सेकंड 1 सेकंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। तो 1 सेकंड में जो इनकी डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी वो स्पीड के बराबर हो जाएगी, यानी स्पीड ही आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और यही वायर का लेंथ भी हो जाएगा। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम ए मान लें तो एरिया इंटू लेंथ आपका होता है वॉल्यूम। तो यहाँ लेंथ आपका वी हो जाएगा पर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो एरिया इंटू वी आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर मान लें कि n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन है वायर में, तो टोटल वायर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर। क्लियर, क्योंकि एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो टोटल ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे वायर में। अब होता क्या है, आई इज इक्वल टू है क्यू अपॉन टी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाला है, ठीक है। तो पर सेकंड में अभी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन थे, तो टी सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन ए वी डी इंटू टी। ये हो गया आपका टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज क्यू आ जाता है। अब ये क्यू जो आ गया, क्यू को टी से डिवाइड कर दें तो आई की वैल्यू आ जाती है। टी से हमने डिवाइड कर दिया तो फार्मूला आ गया एन ई ए वी डी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लगाना होता है। इस पर कंसिडरेशन निकलता है करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी होता क्या है, वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास होता है, यानी ये करंट जो पास हो रहा हो इलेक्ट्रिक करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो होता है आई अपॉन ए। आई की वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट कर दें, ए कैंसिल हो जाएगा और करंट डेंसिटी जे की वैल्यू एन ई वी डी आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डेरिवेशन पढ़ते हैं ओम्स लॉ का। मान लेते हैं कि वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया गया है। तो इससे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन पर एक्सीलरेशन लगने लगता है। तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका, चार्ज यानी Q इंटू ई। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए E हमने लिख दिया है। E की वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ से हमारा ये कंसिडरेशन निकल गया एक्सीलरेशन का। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD में। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ से VD की वैल्यू निकालते हैं ट्रांसपोज करके, VD इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए आएगा। और हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो उसमें आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तो अब a इंटू टाउ, तो अब वी डी की जगह पे a इंटू टाउ रख देते हैं, आई अपॉन एन ई ए आ गया हमारा। a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है ई वी अपॉन एम एल। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, v अलग कर लिया, बाकी सब एक तरफ कर लिया, यहाँ से i अलग कर लिया। तो ये जो चीज़ें आपकी आई ब्रैकेट में, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो v प्रोपोर्शनल क्या आ जाता, यानी इसको अगर हम रेजिस्टेंस माने, कंपेयर कर दें ओम्स लॉ से, तो v इज इक्वल टू आर आई, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया, कांस्टेंट हो गया, और v प्रोपोर्शनल टू i आ गया, ये डेरिवेशन हो गया। अब इसी का हम यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म को प्रूफ करने में। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म इसका कैसे लगाया जाता है। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि वही जो हमारा कंसिडरेशन आया है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, यहाँ से l हम अलग कर लेते हैं, तो v अपॉन एल अलग हो गया, ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आई बाई ए आ गया। तो v अपॉन एल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जो i अपॉन ए आया है ये करंट डेंसिटी हो जाती है। हम करंट डेंसिटी पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने E और J रख दिया। ये जो ब्रैकेट में है इसको फर्स्ट फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, E और J का। E और J का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली, तो E इज इक्वल टू रो इंटू जे आ गया। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को अगर हम कंपेयर कर दें, तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ आई है ये रो के बराबर हो जाती है, यानी स्पेसिफिक ये रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो वेक्टर लगा देते हैं, रो हट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू J आ जाता है। ये क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का, यानी करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आपका स्टेटमेंट है ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का। अब हम इसका वो डायमेंशन निकालते हैं आर का। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी पूरी अभी इक्वेशन में। तो अब इसमें क्या है, आर इज इक्वल टू हम उस फार्मूले से निकालते हैं जिसमें हम लिखते हैं वी अपॉन आई।
तो V अपॉन आई में क्या होगा, वोल्ट क्या हो गया, जूल पर कूलम, कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, या हमने चेंज कर लिया जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, हमने सबके डायमेंशन रख दिया, कैलकुलेट कर लिया, ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2 आ गया है। ठीक है, अब R जो आया है रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन R। ठीक है, तो SI यूनिट R का क्या होता है, ओम। तो कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या फिर साइमंस भी लिखते हैं, इसको सीमेंस लिखते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो R का डायमेंशन आया था उसका जस्ट अपोजिट। तो R का डायमेंशन आया था ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2, तो G का डायमेंशन यानी कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m पावर -1 l पावर -2 t पावर 3 a स्क्वायर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं कार्बन रजिस्टर्स के बारे में। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो हम कार्बन रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ बहुत ही वाइड रेंज में हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बनाया जाता है आर्टिफिशियल। अब इस पर कुछ कलर कोडिंग रहती है। जैसे यहाँ एक साइड में 3 बैंड बने होते हैं, एक साइड में हो सकता है एक बैंड और बना हो, या कभी कभी नहीं बना रहता है। यानी काफ़ी ऐसे रजिस्टर्स आते हैं जिसपे 3 ही बैंड होते हैं, मोस्टली ऐसे रजिस्टर्स आते हैं जिसपे 4 बैंड होते हैं। पहले जो एक साइड में लेफ्ट साइड में 3 बैंड बने होते हैं उसको ABC अगर हम मान लें, और जो मान लीजिए फोर्थ बना हुआ है आपका, ये जो फोर्थ बनता है ये आपका सिल्वर कलर का हो सकता है, गोल्डन का हो सकता है, या फिर कोई कलर नहीं होगा। तो सिल्वर अगर है तो इस वाले फोर्थ, ये क्या डिनोट करता है कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, इस रेजिस्टेंस की रिलायबिलिटी यानी टॉलरेंस इसकी कितनी है। और जो ये फर्स्ट 3 बैंड्स होते हैं ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो हम ABCD हमने मान लिया, तो इसकी रेजिस्टेंस को अगर काउंट करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D। यानी पहले जो 2 बैंड होंगे उनकी वैल्यूज अगल बगल लिख दी जाएगी, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाएगा, इंटू 10, और जो थर्ड बैंड की वैल्यू होगी उसको 10 के पावर में लिख देंगे, और प्लस माइनस जो ये फोर्थ बैंड की वैल्यू होगी, ये जो कि परसेंटेज में होगा टॉलरेंस, इसको यहाँ लिख देंगे। अब कुछ कलर कोड हम पढ़ लेते हैं, ये कलर कोड का तरीका है लिखने का। तो यहाँ आप देखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, यानी BB, ROY, GB, वॉयलेट, VG एंड वाइट। इसको हमने नंबरिंग कर दिया 0 से, ये आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड बैंड के नंबर्स हो गए। थर्ड बैंड में हम 10 के पावर में उतनी डिजिट लगा देंगे, और ये टॉलरेंस आपका होता है। अगर गोल्ड कलर की है तो 5% टॉलरेंस होगा, सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस होगा, अगर कोई कलर नहीं है, कोई बैंड ही नहीं है, तो 20% का टॉलरेंस होता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। इसी में देखिए, पहला है आपका ब्राउन। ठीक है, ब्राउन का डिजिट क्या आया, 1, तो हमने वैल्यू लिख दी 1 A के नीचे। दूसरा है B क्या है, रेड कलर का, रेड का कितना है 2, तो हमने 2 लिख दिया, इनटू लगाया 10 लिखा। और C, तीसरा बैंड आपका C है ब्लू यहाँ देख लेते हैं क्या है 6, तो 10 की पावर कितना लिख दिया 6, प्लस माइनस। अब ये कलर देख लेते हैं, गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए कितना लिखना है 5%, तो 5%। इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। इस नंबर्स को याद करने का एक तरीका है, ये लिखा है BB, रॉय, आगे पढ़ सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्या पढ़ सकते हैं, BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। थैंक यू। तो अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इन जो करंट पास होगा इनसे सेम करंट पास होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिरों पर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ हमने V1, V2, V3 मान लिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A से D तक कितना होगा, V, तो V की वैल्यू होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि करंट I पास हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ गई ओम्स लॉ से, IR1। ऐसे सेकेंड रेजिस्टेंस से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IR2। थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 की वैल्यू IR3 आ गई। ठीक है, हम मान लेते हैं A और D के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 V3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का मिला करके सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर R है तो V की वैल्यू होनी चाहिए I इंटू R। तो अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, V की जगह पे क्या रखेंगे IR, V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। कैलकुलेट करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि जो करंट पास होता है वो तीनों रेजिस्टेंसेस में, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों उनमें सप्लाई अलग अलग हो जाती है। यहाँ हमने I1, I2, I3 से दिखाया है। सप्लाई पास होने के बाद फिर से तीनों ऐड हो जाते हैं, यानी I इज इक्वल टू क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस
I3। अब I1 लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सभी रेजिस्टेंस के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V हमने मान लिया। यानी R1 के सिरों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, R2 के सिरों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, R3 के सिरों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट जबकि आपका अलग अलग है, R1 से I1, R2 से I2 और R3 से I3 करंट पास हो रहा है। तो हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें ओम्स लॉ से, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम R मान लें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होना चाहिए। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी तो ये आया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी अगर पैरेलल में जोड़ना हो तो कंसिडरेशन इस तरह से करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद फिर इसको इंटर पलट देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे।